नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टीजीटी सिविक्स के अंतर्गत हम लोगों ने पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया था। 2011 और 2013 का अध्ययन हम लोगों ने किया था। इसी कड़ी में आज लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की प्रश्न पत्र को देखेंगे। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी टीजीटी के साथ पीजीटी की या केवल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि जो पीजीटी का सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें लगभग 60% सिलेबस टीजीटी का आता है और यहाँ टीजीटी के प्रश्न पत्रों से सीधे सीधे सवाल प्रवक्ता में पूछ लिए जाते हैं। तो जो सिर्फ प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना समझें कि उनके लिए ये कारगर नहीं है, उनके लिए भी कारगर है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से नहीं सीखेंगे तो सफलता उनसे काफ़ी दूर जा सकती है। इसलिए चाहे टीजीटी के अभ्यर्थी हों चाहे पीजीटी के अभ्यर्थी हों, दोनों अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कारगर होगा उनके परीक्षा के लिए। तो आइए एलटी ग्रेड प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। जो पहला प्रश्न पत्र है, इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है। पहले लाइन में इन्होंने पहले कॉलम में अधिकारों का सिद्धांत दिया है, दूसरे में विचार या मत। दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, यह अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है, बिल्कुल सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज है। ऐतिहासिक सिद्धांत जो है अधिकार परंपराओं का उपज है, परंपरागत उनका विकास हुआ है कई कालक्रम में। अगला है अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, यह गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। दोस्तों, राजनीतिक दल की विशेषता इन्होंने पूछा है, कौन राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। तो संगठन बिल्कुल राजनीतिक दल की विशेषता होती है। लोकतंत्र में विश्वास, ये भी विशेषता है। वैचारिक एकता, यह भी विशेषता है। जबकि अवैधानिक साधनों का प्रयोग, यह विशेषता नहीं है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दूसरे का। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसमें दबाव गुट को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। दोस्तों, एक महान विचारक हैं एससी फाइनर। तो फाइनर महोदय ने दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दिया है। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है कि राज्य का जो कर्म वर्ग सिद्धांत है इसको प्रतिपादित तो कार्ल मार्क्स महोदय ने किया था, इसके प्रवर्तक मार्क्स महोदय थे, लेकिन एंजल्स लेनिन इसके समर्थकों में सम्मिलित थे। तो एक तरह से अभ्यर्थी इसमें भी इसको भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी। दोस्तों, हम लोग जब राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत को पढ़ रहे थे
अभी कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं, तो उसमें देखा था कि एक विचारक हैं जीन जैक्स रूसो, एक विचारक हैं जीन जैक्स रूसो। इन्होंने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर या उदात्त वंचर की संज्ञा दी। आदर्श बर्बर या उदात्त वंचर या सभ्य जंगली जीव की संज्ञा दी। सभ्य जंगली जीव की संज्ञा दी किसको? मनुष्य को। मनुष्य को आदर्श बर्बर, उदात्त वंचर या सभ्य जंगली जीव कहने वाले विचारक कौन थे? रूसो महोदय थे। जबकि हॉब्स महोदय ने प्राकृतिक अवस्था में जो मानव का स्वभाव था उसको कहा मानव का स्वभाव बहुत खराब होता है, मनुष्य कपटी होता है, झगड़ालू होता है, दुष्कर्मी होता है, हॉब्स ने कहा था। जबकि जॉन लॉक एक उदारवादी विचारक हैं, उदारवाद व्यक्तिवाद के पिता माने जाते हैं। इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में कहा मानव का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मानव सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, सद्भावना चाहता है। तो इस तरह से हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव अच्छा है, लॉक के अनुसार मानव का स्वभाव खराब है। जबकि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव आदर्श बर्बर है, आदर्श भी है और बर्बर भी है। विरोधाभास वाले विचार दोस्तों मिलते हैं रूसो के कथनों में। अगला सवाल, निम्न में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों अरस्तु की जो किताब है उनका नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने इसी पॉलिटिक्स में पहली बार राजनीति शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग दोस्तों? राजनीति शब्द का प्रयोग पहली बार अरस्तु ने किया था इसी पॉलिटिक्स नाम की किताब में। लेकिन राज्य शब्द का प्रयोग दोस्तों मैकियावेली ने किया था। उनकी किताब का नाम जो द प्रिंस है उसमें राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अब जबकि अन्य किताबें देखें तो द रिपब्लिक प्लेटो की किताब का नाम है, लाज भी प्लेटो की किताब का नाम है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की किताब का नाम है दोस्तों। तो इस तरह से अनेक तथ्य यहाँ पर एक साथ क्लियर हो जाते हैं। छठा सवाल है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से ये सवाल है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में दोस्तों कुल 12 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? दास कैपिटल यह दोस्तों समाजवाद या साम्यवाद की बाइबिल भी इसे कहा जाता है, साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स इसके जो है लेखक हैं। यह कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दोस्तों नया सवाल है, पैन ऑप्टिकल निम्न में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन किसका आदर्श उदाहरण है? तो ये दोस्तों जेल का आदर्श उदाहरण है। और यह विचार किसने दिया था? बेंथम महोदय ने दिया था। बेंथम जो एक व्यक्तिवादी विचारक हैं, इंग्लैंड के विचारक थे। तो इन्होंने पैन ऑप्टिकन या आदर्श जेल में सुधार की बात की थी। जेल सुधार से संबंधित इन्होंने बहुत कार्य किया था। दोस्तों अगला सवाल है, इस प्रश्न पत्र का निम्न में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। बाल गंगाधर तिलक
किस पुस्तक के लेखक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, बिल्कुल इसके लेखक हैं तिलक महोदय। गीता रहस्य, बिल्कुल इसके भी लेखक हैं। द ओरियन, इसके भी लेखक हैं। देख, तो इस तरह से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्लेटो का रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो दोस्तों प्लेटो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि प्लेटो सुकरात के परम शिष्य थे। सुकरात के शिष्य थे कौन? प्लेटो। तो प्लेटो के गुरु सुकरात को यूनान की लोकतंत्र वाली सरकार ने जहर का प्याला देकर मार दिया था। इसलिए प्लेटो महोदय इतना दुखी हो गए कि इस लोकतंत्र, यूनान की लोकतंत्र के विरुद्ध एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करने में जुट जाते हैं और उन्होंने जो रिपब्लिक लिखा वह उसमें यह बताने का प्रयास किया कि एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कैसे हो सकती है, जिससे फिर सुकरात जैसे मनीषी को जहर का प्याला न पीना पड़े, एक साधारण आदमी के साथ अन्याय न हो सके। तो इस तरह से इसका आंसर न्याय से संबंधित है। अगला सवाल है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है और स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है। अधिकार राज्य की मांग करते हैं। दोस्तों मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित हैं और ये अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, अभ्यर्थियों में ग्रीन होगा या बारकर होगा। तो वास्तव में यह स्टेटमेंट बारकर का है और यह स्टेटमेंट बारकर ने ग्रीन के लिए कहा है। तो यह दोनों विचारकों से जुड़ता है, लेकिन वास्तव में इसका आंसर बारकर होगा। बारकर ने ही इसे बाद में परिष्कृत रूप में कहा था। अगला सवाल है, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? दोस्तों दो शब्द है, आत्मपरक परात्मपरक, मतलब आत्म विषयक और परात्म विषयक। तो इसको अंतर करने वाले जो विचारक हैं दोस्तों 13वें सवाल में, इसमें जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल ने स्वसंबंधी या पर संबंधी आचरण के बीच अंतर करने का कार्य किया था। कौन से विचारक दोस्तों? जे.एस. मिल। एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं दोस्तों कि जेम्स मिल हैं वो जे.एस. मिल के पिता हैं। ये पिता हैं और उनका राजनीति विज्ञान में कोई रोल नहीं है। इनका कोई रोल नहीं है राजनीति विज्ञान में। सिर्फ इतना ही महत्व है जेम्स मिल का कि जे.एस. मिल के पिता हैं। तो अगर कहीं भी जे.एस. मिल के साथ जेम्स मिल आता है तो जेम्स मिल गलती करके मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जेम्स मिल का कोई राजनीतिक विचार नहीं है। इन्होंने पॉलिटिकल थिंकर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। इनका महत्व इतना ही है कि ये जे.एस. मिल के फादर हैं। तो आपको भ्रमित करने के लिए जेम्स मिल दे दिया है। जेम्स मिल आंसर नहीं होगा, जे.एस. मिल होगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? दोस्तों बहुत आसान सवाल है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोखले महोदय को माना जाता है। एक बार जिन्ना ने कहा था मैं भी भारत में गोखले जैसा बनना चाहता हूँ। तो गोखले इतने महान विचारक थे, उदारवादी विचारक थे, उदारवादी क्रांतिकारी नेता थे कि इन्हें महात्मा गुरु
अपने आदर्श और महात्मा गांधी अपना आदर्श और गुरु जैसा मानते थे। 15वां सवाल है दोस्तों, तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी? तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा वैलेंटाइन चिरोल ने दिया था दोस्तों। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा दिया था। अगला सवाल है, मैचिंग करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो दोस्तों हाब्स, लाक, रूसो। हाब्स की किताब का नाम हम जानते हैं लेवियाथन है। हम जानते हैं हाब्स की किताब का नाम लेवियाथन है, जबकि लाक की किताब का नाम टू ट्रायल सिविल गवर्नमेंट है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, तो इसका आंसर होगा ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह किसका कथन है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर ही रहेंगे, यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला सवाल है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना निर्धारित की है? प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की संख्या निर्धारित की है वह दोस्तों 5040 है। 5040 है, जबकि रूसो ने जो 10,000 नागरिक हैं, यह रूसो की विचार है कि राज्य में जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। दोस्तों अरस्तु ने बताया था कि राज्य में 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। किसने बताया था? अरस्तु ने। जबकि रूसो ने बताया था कि राज्य में 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने क्लियर हुआ। सीरीज का 19वां सवाल, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था? दोस्तों हम लोगों ने जब हाब्स का अध्ययन किया था तो उस समय देखा था, हाब्स ने कहा था कि मैं और भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। तो वही स्टेटमेंट है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, स्वयं और डर। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हाब्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाब्स का जब जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। उनकी माताजी ने उन्हें प्रसव पीड़ा के दौरान समयावधि से 2 माह पूर्व ही उन्हें जन्म दे दिया था। इसीलिए यह भी कहा गया कि हाब्स का जब जन्म हुआ तो हाब्स और डर दोनों साथ पैदा हुए थे। दोस्तों 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो वह राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक तौर पे कार्य कर सकता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो पहले से निर्धारित उस पैनल का कोई व्यक्ति
राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा, जो पहले से निर्धारित किया होता है। दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? दोस्तों आहूत का मतलब होता है आमंत्रण करना या बुलाना। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। दोस्तों संसद के सदन को आहूत करना, सत्रावसान करना और सत्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये सब राष्ट्रपति महोदय का कार्य होता है। जबकि लोकसभा का जो सत्र चल रहा होता है मध्य में उसको स्थगन करना वो स्पीकर का कार्य होता है। तो इस क्रम में इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। 22वां सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों अध्यादेश पहले जानना जरूरी है कि अध्यादेश क्या है। तो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का वही महत्व होता है, वही अधिकार शक्तियाँ होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। उसे राष्ट्रपति महोदय पारित करते हैं, जारी करते हैं, मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह दोस्तों अनुच्छेद 123 में है, 1, 2, 3 में। जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जो शक्ति मिली है दोस्तों, वह 213 में, अनुच्छेद 213 में मिली हुई है। इसी 1, 2, 3 को थोड़ा क्रम बदल दें, 2, 1, 3 कर देते हैं तो ये राज्यपाल का अध्यादेश हो जाता है, राज्यपाल का अध्यादेश हो जाता है। और 1, 2, 3 रहता है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाता है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों को, दोस्तों उस समय इसकी संख्या 10 थी प्रारंभ में, लेकिन वर्तमान में इसकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ के 11 हो गई है। एक कौन सा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के कर्तव्य को जोड़ दिया गया कि 6 से छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्थान मिला। दोस्तों अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% लोकसभा की कुल संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 91 अमेंडमेंट 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का आकार
15% पे सीमित कर दिया गया। तो कौन से संशोधन द्वारा दोस्तों? 91वें संशोधन द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 91वें संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है समस्त सदन के सदस्यों की 15% पे सीमित कर दिया गया। तो इस तरह से अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग होगा वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व निभाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 25वां सवाल पूरा होता है। 26वां सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम रखा गया था? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे और वहाँ पे उन्होंने वकालत का कार्य संभाला था। तो वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम भी बनाया था और उसका आश्रम का नाम क्या था? फिनिक्स था। जबकि साबरमती आश्रम गुजरात में है और सत्याग्रह सर्वोदय जैसे तत्व जो हैं वह एक विचारधारा और आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बाकी ये दोनों आश्रम से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नहीं और हाँ दोनों शब्द बहुत अच्छे से पढ़ना होता है दोस्तों, नहीं सवाल तुरंत गलत होने की संभावना हो जाती है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका सी होगा दोस्तों। 28वां सवाल कह रहा है कि भारत के वित्तीय आपातकाल, भारत में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो दोस्तों एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। जबकि हम जानते हैं कि संविधान के में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, इसके अलावा अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352। तो दोस्तों 356 इसके आपातकाल बोलते हैं। आपातकाल अनुच्छेद 356 में इसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन,
जबकि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो दोस्तों जो आपातकालीन व्यवस्था संविधान में किया गया है वो 3 तरह के हैं, 360, 356, 352। तो जो वित्तीय आपातकाल है इसे अभी तक बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लागू किया जा सका है, जबकि 356 का कई बार प्रयोग राज्यों में किया गया है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल हम देख चुके हैं, सन 1975 में लग चुका है इंदिरा गांधी के समय में। तो इस तरह से वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? महाभियोग प्रस्ताव पर, या अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, या अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर, या फिर समान मत आने पे। तो जब समान मत आता है तभी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, अन्यथा स्पीकर मतदान नहीं करता है सदन में। दोस्तों 30वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत आसान सवाल है, चर्चा में भी है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किस बात का उल्लेख है दोस्तों? नागरिकता का उल्लेख किया गया है, नागरिकता का। जबकि भाग 3 में फंडामेंटल राइट का उल्लेख है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेके 35 के मध्य में किया गया है। जबकि भाग 4 में डीपीएसपी या इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य इसका उल्लेख मिलता है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। जबकि संविधान के भाग 5 में संघ कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है दोस्तों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 151 के मध्य है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 के मध्य में इसका उल्लेख आता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे तथ्य एक साथ आपके क्लियर हो गए होंगे। 31वां सवाल है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? भारत का संविधान वास्तव में दोस्तों राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 कहता है, घोषित करता है, इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। ये अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, दिस इज नॉट फेडरेशन। मतलब यह फेडरेशन नहीं है, यह राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है। पहला ही आर्टिकल है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, भारत का संविधान निम्नलिखित में किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? भारत का संविधान किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो इसमें दोस्तों
केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ भारत का संविधान देता है। तो इस तरह से दोस्तों आपके साथ कुल इस सीरीज के 1 सेट लगभग कंप्लीट होते हैं। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।